हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक एंजाइम्स। एंजाइम्स नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कई बार डिफ़िकल्ट होता है, तो हमें कुछ टॉपिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जब मैं एंजाइम्स के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि एंजाइम जो है एक प्रोटीन का एक अलग टाइप का फंक्शन है, जो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, जो उससे बहुत सारे मतलब रोल परफॉर्म कर पा रहा है, जो प्रोटीन की वजह से आया है। तो सबसे पहले जब हम एंजाइम्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन। वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अगर एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन हैं देन ओनली दे आर वाटर सॉल्युबल एंड कैन एक्ट इन एक्वस मीडियम। तो आपको ये समझना है कि पानी की जरूरत होगी हर एक एंजाइम को काम करने के लिए। ये इस बात को भी एक्सप्लेन करेगा कि सीड डॉर्मेंसी में, सीड जब डॉर्मेंसी में जा रहा है तो वहां पानी डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए उसके एंजाइम काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइम को फंक्शन करने के लिए उसका पानी में सॉल्युबल होना जरूरी है। तो हमने कहा एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, water soluble and can act in aqueous solution. All enzymes are made up of protein. Made up of protein मतलब हमने ये बोला कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, या हम ये बोलेंगे कि वो बायो कैटलिस्ट जो मतलब एज अ कैटलिस्ट काम कर पा रहा है, दे आर केमिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। उसको लेके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। Now ribozyme are RNA act as catalyst. 12th क्लास की एनसीईआरटी में कुछ नाम दे रखे हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चैप्टर में, जैसे कि हम कह रहे हैं 23S rRNA। ओके, वो जो है वो एक एंजाइम है, लेकिन वो एक rRNA है। उसके अलावा हमारे पास कुछ एक और है, जैसे कि राइबो न्यूक्लियस पी। तो ये कुछ हमारे पास आरएनए हैं जो एज ए एंजाइम काम करते हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं राइबोजाइम। तो हमने ये समझना है कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, वाटर सॉल्युबल मीडियम में काम करती है, मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस जो हमारे पास है आरएनए जो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। दूसरा चीज हमें ये समझना है यहाँ पे कि जो एंजाइम है उसको काम करने के लिए एक्वस मीडियम की नीड है। और दूसरा, एंजाइम का फंक्शन शेप स्पेसिफिक है, मतलब वो डिपेंड कर रहा है शेप स्पेसिफिसिटी पे कि उसका शेप कैसा एंजाइम का, या फंक्शन तभी करेगा जब उसकी शेप मेंटेन, एंजाइम की शेप मेंटेन रहेगी तभी वो काम भी करेगा। मतलब उसकी शेप अगर मेंटेन रहेगी एंजाइम की तभी वो काम कर पाएगा। तो हमने ये समझना है कि एक एंजाइम जो बायो कैटलिस्ट है एक नॉर्मल कैटलिस्ट से कैसे अलग है, उस पर बात कर लेते हैं कि जो कैटलिस्ट है, जो एक नॉर्मल कैटलिस्ट है और एंजाइम है, वो कैसे अलग हैं, क्योंकि दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन को दोनों फास्ट करते हैं, दोनों हमारे पास रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेंगे। ये दोनों कर रहे हैं, ये भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रहा है, क्लियर। लेकिन हमें ये समझना है कि जो नॉर्मल कैटलिस्ट होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो प्रोसेस को और फास्ट कर देता है, इसका मतलब उसका रेट और बढ़ जाता है। बट एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम गेट डीनेचर का मतलब है खराब हो जाएंगे एट हाई टेम्परेचर। तो हम ये समझेंगे कि एंजाइम खराब हो जाएंगे किस पर, एट हाई टेम्परेचर पर। तो हाई टेम्परेचर पर एंजाइम हमारे पास खराब हो जाएगा, इस चीज को हमें समझना है। ओके, तो पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, जैसे कुछ आर्की बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर प्रेजेंट होते हैं, उनमें हमारे पास थर्मोस्टेबल एंजाइम है। आपके एनसीईआरटी में 12th क्लास में बायोटेक में थर्मस एक्वेटिकस एक एंजाइम मेंशन, थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया मेंशन है जिसमें टैग पॉलीमरेज
जो कि एक एंजाइम है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, जो बेसिकली एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। तो नॉर्मली एंजाइम टेम्परेचर पे खराब हो जाते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर एंजाइम को खराब कर सकता है, उसकी शेप खराब कर देगा। एंड ऑल फंक्शन ऑफ एंजाइम इज डिपेंडेंट ऑन शेप। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एंजाइम काम करता है। तो हम ये देखेंगे कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ है और वो कैसे काम करता है। तो इसको जरा हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ एंजाइम स्ट्रक्चर फॉर्म, और उसी से हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि एंजाइम कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि हमारे पास एंजाइम बनने के लिए इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है, जो कि एक 1 डिग्री प्रोटीन बनाता है। जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो हमारे पास 2 डिग्री प्रोटीन बनती है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का। और जब हम उसको फाइनल फोल्डिंग करते हैं तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है। तो हम ये समझेंगे इसकी फाइनल फोल्डिंग से हमारे पास कुछ 3 डिग्री स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हमारे पास कुछ 3 डिग्री स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो ये जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, हम ऐसे इसको, जैसे हम इसको अगर फाइनल फोल्डिंग करें कि जैसे ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा शीट, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ऐसे ये 3 डिग्री फोल्डिंग हो रहा है हमारे पास। ये फाइनल 3 डिग्री स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने ये समझना है कि जब प्रोटीन की 3 डिग्री फोल्डिंग होती है तो उसमें मैनी क्रिविसेस बनते हैं, मतलब काफी सारे मैनी क्रिविसेस बनते हैं। क्रिविसेस का मतलब ऐसी कैविटीज बनती हैं। तो हमने कहा कि काफी सारे क्रिविसेस बन गए। तो एक क्रिविसेस ये बन गया, मान लो क्रिविसेस मतलब कैविटी, एक कैविटी ये बन गई और ये कैविटी कुछ ये बन गई। आपने समझना है ये जो कैविटीज बनी हैं। अब हम ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर था NH2COH, ये टोटल 1000 अमीनो एसिड का है। ओके, इस 1000 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में यहाँ पर 22nd अमीनो एसिड है, यहाँ पर 115 है, यहाँ पर हमारे पास 812 नंबर का और यहाँ पर 940 नंबर का अमीनो एसिड है। ये नंबर्स हैं अमीनो एसिड के, ये उनके आर ग्रुप हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब ये इसकी 3 डिग्री फोल्डिंग होगी 2 डिग्री के बाद तो कुछ क्रेविसेस बनेंगे। क्रेविसेस का मतलब ये हुआ कि कुछ कैविटीज टाइप से बनेंगी। तो हो सकता है कि ये जो अमीनो एसिड मैंने बनाए हैं इनके आर ग्रुप इस क्रेविसेस पर प्रेजेंट हैं, ये क्रेविसेस पे, और इस क्रेविसेस पे ये आर ग्रुप जो आ गए, आर ग्रुप किसके, 22nd अमीनो एसिड के, 115 के, 812, 940, इन क्रेविसेस पर ये जो आर ग्रुप है ये आर ग्रुप आ गए। और ये जो आर ग्रुप यहाँ पर आया है, ये जो आर ग्रुप यहाँ पर आया है ये किसी रिएक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये किसी हेल्प इन रिएक्शन, तो किसी केमिकल रिएक्शन में हेल्प करेगा। तो हमने ये समझना है कि जब किसी प्रोटीन की फाइनल फोल्डिंग होगी तो उसका एक 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनेगा। उस 3 डिग्री स्ट्रक्चर पे एक क्रेविसेस बनेगा, जैसे मैंने ऐसी शेप बना दी, एक पर्टिकुलर क्रेविसेस बनेगा। उस क्रेविसेस पे कुछ आर ग्रुप होंगे, कुछ आर ग्रुप होंगे जो हेल्प करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन में। मतलब हमने बोला कि कुछ आर ग्रुप आ जाएंगे जो केमिकल रिएक्शन में हेल्प करेंगे। तो ये जो क्रेविसेस बना है इसकी शेप स्पेसिफिक है, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर शेप बनी है। उसके अलावा इस पे कुछ केमिकल ग्रुप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम है वो जब कुछ रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो जो रिएक्टेंट है उससे जब बाइंड करेगा तो उस रिएक्टेंट की शेप स्पेसिफिक होनी चाहिए। दूसरा, एंजाइम कुछ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में ही हेल्प करेगा। दिस मीन्स एंजाइम जो है वो केमिकली स्पेसिफिक हो गया कि वो कौन सा केमिकल रिएक्शन में हेल्प करेगा। दूसरा, उसके जो क्रेविसेस बनी है उसकी एक फिक्स शेप है और ये शेप उसकी फोल्डिंग पे डिसाइड होती है। इसका मतलब ये हुआ अगर एंजाइम की फोल्डिंग खराब हो जाए तो वो क्रेविसेस जो कैविटी बताया वो नहीं बनेगी। अगर वो कैविटी नहीं बनी तो पर्टिकुलर शेप नहीं आएगी, और अगर शेप नहीं आई
तो उसके अकॉर्डिंग जो हम कह रहे हैं वो केमिकल ग्रुप्स वहां नहीं पहुंचेंगे जो उस केमिकल रिएक्शन में हेल्प करेंगे, वो ग्रुप्स वहां पर नहीं प्रेजेंट होंगे और वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दिस मीन्स एंजाइम के लिए फंक्शन करने के लिए उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया शेप। तो एंजाइम्स आर शेप स्पेसिफिक, या मैं प्रॉपर वर्ड यूज करूं केमिस्ट्री से, दैट इज एंजाइम्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो का मतलब हम कहेंगे 3D शेप, तो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स। तो आपने ये समझना है कि एंजाइम की फोल्डिंग से क्रेविसेस बनेंगे, कुछ क्रेविसेस पर आर ग्रुप पहुंचेंगे, वो आर ग्रुप जो है कुछ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और उस क्रेविसेस की कुछ फिक्स शेप होगी, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट बाइंड करेगा, उस रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जब हमने ये बात समझ ली कि एंजाइम शेप के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे, कि किस तरीके से काम करता है, इसको हम समझते हैं। ओके, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हम किस तरीके से एक प्रोडक्ट बनाएंगे और वो कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जरा आप इसको देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे पास एक एंजाइम है, इस एंजाइम की एक फिक्स शेप है। ओके, तो हमारे पास इस पर वही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा जिसकी शेप उसके अकॉर्डिंग हो, वही एंजाइम का सबस्ट्रेट, वही सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा। क्लियर? और इस पर क्योंकि आर ग्रुप है और ये एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के शेप वाले सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा, इससे नहीं कर पाएगा, इसी से बाइंड करेगा। दूसरा, एक फिक्स टाइप का केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर पाएगा। अब हम ये समझते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एक रैंडम प्रोसेस होता है। रैंडम प्रोसेस का मतलब ये होगा कि जैसे कि इस सबस्ट्रेट की शेप स्पेसिफिक है तो ये बाइंड कर पाएगा, ये दोनों नहीं बाइंड कर पाएंगे, ये सबस्ट्रेट की तरह काम नहीं करेंगे। अब इसको ऐसे देखना हमें कि जब एक बार सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो उसके बाद एंजाइम की थोड़ी सी शेप हल्की सी चेंज होती है, तो हम ये कहेंगे कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होगा, जब सबस्ट्रेट एंजाइम पर जाके लगेगा तो एंजाइम की शेप चेंज होगी थोड़ी सी, और उससे टाइट बाइंडिंग होगी, उससे हमारे पास क्या होगी, टाइट बाइंडिंग होगी। टाइट बाइंडिंग का मतलब ये है वो उसको प्रॉपरली होल्ड करेगा। आफ्टर दैट टाइट बाइंडिंग उस सबस्ट्रेट में कुछ केमिकल चेंज होंगे। केमिकल चेंज का मतलब वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा और साथ में उसकी शेप चेंज होगी, जिसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। इसका मतलब सबस्ट्रेट जो है उसमें केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज होंगे। ओके, और वो फिर हमारे पास उसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप चेंज होने का मतलब ये हुआ कि उसकी शेप चेंज हो गई और अब वो एज अ प्रोडक्ट बन गया और वो उसको छोड़ के हट जाएगा, बिकॉज एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो फिक्स है, बट उसकी स्लाइड शेप चेंज हुई थी, पर प्रोडक्ट बनने के बाद उसको वो छोड़ के चला जाएगा। अब हम इस चीज को जरा ऐसे देखते हैं, हम इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि सबस्ट्रेट बाइंड करा, वो बाइंडिंग दो तरीके की हो सकती है। लूज बाइंडिंग, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। अगर लूज बाइंडिंग है तो इसको ये छोड़ सकता है, तो यहां पर हम रिवर्सिबल का एरो लगा रहे हैं, वो उसको छोड़ सकता है। अगर उसके साथ वो बाइंड किया है तो एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है। इंटरमीडिएट का मतलब है ये स्टेट जो हमारे पास है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी हमारे पास, जिसमें हम जो क्या कर रहे हैं, इसमें एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हम जो बना रहे हैं एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि अभी रिएक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कुछ केमिकल और फिजिकल चेंज होंगे, तो एंजाइम डॉट प्रोडक्ट मींस अभी पूरी तरीके से प्रोडक्ट नहीं बना है। एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। आपने ये समझना है कि सिर्फ एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट वाले में रिवर्सिबल का एरो है, बाकी सब में हमारे पास रिएक्शन इरिवर्सिबल है, क्योंकि एक बार जब केमिकल और फिजिकल चेंज स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही। तो इस चीज को जरा हम ऐसे समझते हैं कि हमने जो एंजाइम बताया, हमने कहा उसकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक है, उस पर इस शेप का सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और जो प्रोडक्ट बना है उसकी शेप इस तरीके से है, तो ये सबस्ट्रेट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया।
ओके एक बार हमने सबस्ट्रेट बना लगाया उस पर तो टाइट बाइंडिंग होगी। तो इसके लिए हमने जो रिएक्शन बताया, हमने कहा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट। फिर हमने इससे लिखा एंजाइम डॉट प्रोडक्ट और फिर हमने लिखा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब ये दोनों जो स्टेजेस हैं इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेजेस। इंटरमीडिएट स्टेजेस इसका मतलब ये है, ये इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। अब हम इसको रिलेट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि मान लो मुझे A2 है उसको रिएक्ट कराना है B2 से और मुझे बनाना है AB। इस तरीके से करना है। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे जो A2 है उसमें A और A के बीच में बॉन्ड है, B2 है B और B के बीच में बॉन्ड है। तो ये जो स्टेजेस हैं ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें A और A के साथ बॉन्ड है और B का B से बॉन्ड है और उनके बीच में एक वीक बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट को। अगर मैं ये देखूं कि ये भी बॉन्ड टूटने वाला है और ये बनने वाला है, ओके। अगर मैं इसको फर्दर देखूं कि मेरे पास ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, मतलब A और B के बीच का ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, A और B के बीच का ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया और ये वाला बॉन्ड अब वीक है। क्लियर? तो इसको मैं लिख सकता हूं इट इज मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट। क्लियर? और जब मैं इसको फाइनली ऐसे लिखूं ए बी, अब कोई बॉन्ड नहीं है, खाली ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ओके, तो हम कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये जो दोनों स्टेजेस हैं, एक ये वाली हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको हम इंटरमीडिएट स्टेजेस कह रहे हैं। ये एक इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इनसे इनको अगर हम एनर्जी पर लेके जाएं तो किस तरह का हमें एक ग्राफ मिलता है जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम ये कहते हैं कि एक रिएक्शन है जिसको कराने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, और हम इस चीज को जरा ऐसे देखते हैं। मान लेते हैं हम कि मेरे पास ये सबस्ट्रेट है। ओके, सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट बनाने से पहले एक एनर्जी का बैरियर पार करना पड़ रहा है। तो अगर मैं उस डिफरेंस को लेके जाऊं तो मैं कहूंगा कि ये बैरियर है जो सबस्ट्रेट को पार करना पड़ रहा है। इस बैरियर को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम उस एनर्जी को डिक्रीज करता है, बट सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सेम रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि मान लो मैं इस सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, नॉर्मली इसमें ज्यादा टाइम लगता, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। तो एंजाइम क्या करेगा, एक अल्टरनेट पाथ दे देगा ऐसे। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज आपने याद ये रखनी है कि इस रिएक्शन में एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने डिक्रीज किया एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, वो नहीं चेंज करेगा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में। ये नॉर्मल ग्राफ है जो आप किसी कैटलिस्ट के लिए समझ सकते हैं। अब इसमें आपने ये समझना है कि इसमें क्योंकि सबस्ट्रेट हायर लेवल पर है और प्रोडक्ट लोअर लेवल पे है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी मेंशन कर रही है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। हमने ये समझना है कि और ये जो पीक हम ये बना रहे हैं ये इंटरमीडिएट स्टेजेस की एनर्जी है। तो जो इंटरमीडिएट्स जो है उनकी एनर्जी हाइयर उस पे होगी। तो हम ये समझेंगे कि जो एनर्जी हाईएस्ट होगी एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट, एंजाइम डॉट प्रोडक्ट की हाईएस्ट एनर्जी होगी। उसके बाद सबस्ट्रेट है और फिर प्रोडक्ट है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर यही ग्राफ मुझे एंडोथर्मिक का बनाना हो तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मुझे इस ग्राफ में कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, जो सबस्ट्रेट है वो लोअर से और प्रोडक्ट हाइयर पे। उस केस में अगर मैं देखूंगा तो जो एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट और एंजाइम डॉट प्रोडक्ट इनकी हाईएस्ट एनर्जी है, उसके बाद प्रोडक्ट की एनर्जी एंड देन सबस्ट्रेट की एनर्जी। तो जो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो करता है वो एक अल्टरनेट पाथ दे देता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके। तो आपने ये समझना है कि एंजाइम केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों परफॉर्म करता है। ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजाइम कैसे काम करता है। ओके, अब आफ्टर दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम जो समझेंगे कि एंजाइम के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है और वो कैटलिस्ट से अलग है। तो हम क्या देखेंगे, कुछ बेसिक फीचर हैं एंजाइम के। तो बेसिक फीचर ऑफ एंजाइम,
ओके, ठीक है। तो बेसिक फीचर ऑफ एंजाइम को समझते हैं। लोकेश रोक दो इसको एक बार।